NIOS कक्षा 10वीं विषय हिंदी के सभी विद्यार्थियों का हम हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। पिछले 13 पाठों का आप अध्ययन कर चुके हैं। आज पाठ 14 बूढ़ी पृथ्वी का दुख, यह एक कविता है, इसे पढ़ते हैं। इस कविता की कवयित्री हैं निर्मला पुतुल। सबसे पहले मूल भाव। बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता में कवयित्री ने पेड़, नदी, पहाड़, हवा और पृथ्वी को मनुष्य के रूप में चित्रित किया है। इस कविता में कवयित्री ने प्रकृति तथा पृथ्वी के दुख का एहसास कराने के लिए मानवीकरण किया है। स्वच्छ पर्यावरण मानव जीवन के लिए अनिवार्य है। पर्यावरण के असंतुलित होने से मानव जीवन पर अनेक रूपों में संकट आता है। फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाओं के भोग के लालच में मनुष्य इसका अंधाधुंध दोहन अर्थात अनावश्यक उपयोग करता आ रहा है। पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाना मनुष्य का परम कर्तव्य है। पर्यावरण को स्वच्छ रखकर ही हम पृथ्वी के सौंदर्य को बचा सकते हैं। अब पढ़ते हैं कविता। पद्यांश 1। क्या तुमने कभी सुनी है सपनों में चमकती कुल्हाड़ियों के भैसे पेड़ों की चीत्कार? कुल्हाड़ियों के वार सहते किसी पेड़ की हिलती टहनियों में दिखाई पड़े हैं तुम्हें? बचाव के लिए पुकारते हजारों हजार हाथ। क्या होती है तुम्हारे भीतर धमस, कटकर गिरता है जब कोई पेड़ धरती पर? सुना है कभी रात के सन्नाटे में, अंधेरे में मुंह ढांप, किस कदर रोती हैं नदियाँ? इस घाट अपने कपड़े और मवेशी धोते, सोचा है कभी कि उस घाट पी रहा होगा कोई प्यासा पानी, या इस कोई स्त्री चढ़ा रही होगी किसी देवता को अर्घ्य? ये कविता सरल और सहज भाषा में है, कोई कठिन नहीं है। आइए कुछ इसमें कठिन शब्दार्थ आए हुए हैं, उनको देखते हैं। धमस। धमस का अर्थ होता है चोट या आघात। किस कदर यानी कि कितना अधिक। घाट का अर्थ होता है नदी किनारे का एक स्थान होता है। और मवेशी पालतू पशु। और अर्घ्य का अर्थ होता है जल या दूध आदि देवता को समर्पित करना। तो यहाँ पर ये अर्घ्य है, ठीक है। अब कविता का संदर्भ देखते हैं कि कविता का नाम बूढ़ी पृथ्वी का दुख और कवयित्री का नाम निर्मला पुतुल है। प्रसंग। प्रस्तुत काव्यांश में कवयित्री ने कहा है कि आज पृथ्वी अपने बचाव के लिए हमें पुकार रही है, हमें यह पुकार सुननी चाहिए। व्याख्या। कवयित्री कल्पना करती है कि मनुष्य की तरह पेड़ भी भयभीत होते हैं। वे चमकती कुल्हाड़ियों के भय से चीखते चिल्लाते हैं। आज मनुष्य पेड़ों को अपने उपयोग के लिए नष्ट कर रहा है। कवयित्री ने पेड़ के अंगों में मानव अंगों की कल्पना की है। पेड़ की कांपती हुई टहनियाँ मानव बचाव के लिए पुकारते उसके हजारों हाथ हैं। मानव वे हमारी ओर उठे हैं और हम पेड़ों को बचाएं। हमें पेड़ों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए और उन्हें कटने से बचाना चाहिए। पेड़ों में भी जीवन होता है, अतः किसी पेड़ के कटकर धरती पर गिरने की आवाज़ उसी तरह ठेस पहुंचाएगी मानो हमारा भी कोई हिस्सा कटकर गिर गया हो। बड़े बड़े कारखानों का गंदा पानी नदियों में डाल दिया जाता है। नदियों के एक घाट पर लोग कपड़े धोते हैं और जानवरों को नहलाते हैं, वहीं दूसरी तरफ नदियों का पानी पीने के लिए प्रयोग किया जाता है। किनारे पर कोई पानी पी रहा होता है तो कहीं कोई स्त्री किसी देवता को जल चढ़ाकर पूजा कर रही है। पानी पीने एवं पूजा करने के लिए स्वच्छ और पवित्र जल की आवश्यकता होती है, इसलिए नदियों को दूषित करने वालों को अपने व्यवहार पर विचार करना चाहिए। विशेष। कविता में पेड़, नदी, पहाड़, हवा और पृथ्वी को मनुष्य के रूप में चित्रित किया गया है, अतः मानवीकरण अलंकार है। इस पद्यांश का काव्य सौंदर्य। भाषा में चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया है। भावों के अनुकूल भाषा का प्रयोग है। प्रदूषण की समस्या को रेखांकित किया गया है। उर्दू फारसी शब्द युक्त खड़ी बोली का भी प्रयोग किया गया है। मानवीकरण अलंकार का सुंदर प्रयोग है। इस पूरी कविता में ही मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। प्रदूषित होते पर्यावरण के प्रति चिंता व्यक्त की गई है।
ये इस कविता का काव्य सौंदर्य है। अब पद्यांश 2 पढ़ते हैं। कभी महसूस किया है कि किस कदर दहलता है मौन समाधि लिए बैठा पहाड़ का सीना, विस्फोट से टूटकर जब छिटकता दूर तक कोई पत्थर। सुनाई पड़ी है कभी भरी दोपहरिया में हथौड़ों की चोट से टूटकर बिखरते पत्थरों की चीख। खून की उल्टियां करते देखा है कभी हवा को अपने घर के पिछवाड़े, थोड़ा सा वक्त चुराकर बतियाया है कभी, कभी शिकायत न करने वाली गुमसुम बूढ़ी पृथ्वी से उसका दुख। अगर नहीं तो क्षमा करना, मुझे तुम्हारे आदमी होने पर संदेह है। कवयित्री कहती हैं। शब्दार्थ। समाधि का अर्थ होता है ध्यान की मुद्रा में। गुमसुम यानी कि चुपचाप। पिछवाड़े घर के पीछे का हिस्सा। संदर्भ। कविता का नाम बूढ़ी पृथ्वी का दुख और कवयित्री का नाम है निर्मला पुतुल। प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियों में कवयित्री ने वायु प्रदूषण से होने वाली हानियों के विषय में बताया है। व्याख्या। कवयित्री के अनुसार मनुष्य बड़ी बड़ी इमारतें बनाने के लिए पहाड़ों को विस्फोट से तोड़ता है ताकि उसे पत्थर, सीमेंट इत्यादि प्राप्त हो सके। मनुष्य एक तरफ निर्माण करता है तो दूसरी तरफ विनाश भी करता है। मनुष्य के ऐसे व्यवहार से लगता है मानो पहाड़ का सीना दहल गया हो। डायनामाइट पहाड़ के सीने में तेज आघात करता है जिससे उसके पत्थर छिटक कर दूर गिरते हैं। कवयित्री मनुष्य का पहाड़ों के प्रति क्रूर व्यवहार शब्दों के माध्यम से दर्शाती है। वायु प्रदूषण से हवा प्रदूषित हो गई है जिससे लोगों की सेहत खराब हो रही है। अनेक भयंकर रोग फैल रहे हैं, अतः हमें प्रदूषण को दूर करने हेतु अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए। हमारा सारा ध्यान मुख्य द्वार की सजावट और सफाई पर रहता है। घर के पिछवाड़े अर्थात पिछले हिस्से की ओर हम ध्यान ही नहीं देते, कूड़ा फेंकते रहते हैं। कवयित्री ने पृथ्वी को बूढ़ी औरत के रूप में प्रस्तुत करते हुए उसके दुख को व्यक्त किया है, प्रकट किया है, जिससे हमें समय निकालकर बात करनी चाहिए, उसकी देखभाल और सेवा करनी चाहिए। हम पृथ्वी पर पेड़ पौधे लगाकर पर्यावरण को स्वच्छ रखकर असमय के बुढ़ापे से बचा सकते हैं, अर्थात पृथ्वी को हरी भरी और प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न बना सकते हैं। काव्य सौंदर्य। कविता में दृश्यात्मकता है, प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, बातचीत की प्रश्न शैली का उपयोग किया गया है, प्रदूषण की समस्या को रेखांकित किया गया है और मनुष्य से आशा की जाती है कि वे पृथ्वी का दुख समझे। पेड़ पौधों, नदियों, पहाड़ों एवं हवा को प्रदूषित होने से बचाना मुख्य मनुष्य का कर्तव्य है। उर्दू फारसी शब्द युक्त खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। तो ये थी कविता की सप्रसंग व्याख्या। अब परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न 1। कविता में पेड़ों के हजारों हजार हाथों के हिलने से क्या अभिप्राय है? इसका अर्थ है कि रक्षा की गुहार लगाना, कि पेड़ रक्षा की गुहार लगा रहे हैं। प्रश्न 2। नदियाँ मुंह ढाँप कर रोती हैं, रात के सन्नाटे में, सुबह के समय, दिन के उजाले में या अर्घ्य देते समय? तो रात के सन्नाटे में इसका उत्तर होगा। प्रश्न 3। नदियाँ प्रदूषित होती हैं मवेशी नहलाने से, कपड़े धोने से, कारखाने के दूषित जल से या उपरयुक्त सभी कारणों से? तो इसका उत्तर होगा इन तीनों कारणों से, उपयुक्त सभी। मवेशी नहलाने से, कपड़े धोने से और कारखाने से दूषित जल से नदियाँ प्रदूषित होती हैं। हृदय विदारक को अर्थ देने वाला मुहावरा कौन सा है? सीने पर पहाड़ रखा होना इसका उत्तर होगा। प्रश्न 5। कविता में कौन सा अलंकार प्रयुक्त किया गया है? मानवीकरण अलंकार। तो उत्तर है मानवीकरण अलंकार पूरी कविता में प्रयुक्त किया गया है। अब पढ़ते हैं रिक्त स्थान भरिए। के वार सहते पेड़ की टहनियाँ हिलती टहनियों में दिखाई पड़े हैं तुम्हें, कुल्हाड़ियों या तलवार? उत्तर होगा कुल्हाड़ियों।
तो कुल्हाड़ियों के वार सहते पेड़ की हिलती टहनियों में दिखाई पड़े हैं तुम्हें। अगला है कि कोई चढ़ा रही होगी किसी देवता को, तो इसमें आएगा स्त्री और अर्घ्य, यानी कोई स्त्री चढ़ा रही होगी किसी देवता को अर्घ्य। मवेशी नहलाने से हवा रिक्त स्थान होती है, स्वच्छ या प्रदूषित? तो मवेशी नहलाने से हवा प्रदूषित होती है। व्यक्तिगत स्वार्थ प्राकृतिक संसाधनों का सबसे बड़ा शत्रु है, इसका उत्तर होगा शत्रु। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, यानी पर्यावरण किसे कहते हैं? उत्तर होगा पर्यावरण से अभिप्राय हमारे आसपास की प्राकृतिक स्थिति से है। पर्यावरण प्रकृति का अमूल्य उपहार है। पेड़ पौधों, नदियों, पहाड़ों को नष्ट होने से बचाकर हम पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। प्रश्न 2, बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर होगा कि बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता का मुख्य उद्देश्य लोगों को प्रकृति के प्रति संवेदनशील बनाकर पर्यावरण रक्षा के प्रति जागरूक पैदा करना है। लेखिका इस कविता के माध्यम से नष्ट होते पर्यावरण के प्रति लोगों को सचेत करना चाहती है, साथ ही लोगों को पर्यावरण प्रदूषण के प्रति जागरूक भी करना चाह रही है। प्रश्न 3, पृथ्वी को बूढ़ी क्यों कहा गया है? इसका उत्तर है कि प्रकृति के दिन प्रतिदिन नष्ट होने, पेड़ों के दोहन, प्रदूषण बढ़ने और नदियों के सूखने, पहाड़ों के नष्ट होने से दिन प्रतिदिन पृथ्वी का सौंदर्य समाप्त होता जा रहा है। प्रदूषित हवा के कारण धरती बंजर, रूखी और रोगी हो रही है, इसलिए पृथ्वी को बूढ़ी कहा गया है। प्रश्न 4, कि कवयित्री ने हवा को खून की उल्टियां करते क्यों दिखाया है? इस कविता की जो कवयित्री हैं वो हैं निर्मला पुतुल। तो इसका उत्तर होगा कि तेज गति से बढ़ते वायु प्रदूषण ने स्वयं वायु को रोगी बना दिया है, इसलिए कवयित्री ने हवा को खून की उल्टियां करते दिखाया है। प्रश्न 5, पृथ्वी के सौंदर्य को कैसे बचाया जा सकता है? इसका उत्तर होगा पेड़ पौधे, नदियों, पर्वतों और हवा को नष्ट एवं प्रदूषित होने से बचाकर पृथ्वी के सौंदर्य को बचाया जा सकता है। प्रश्न 6, बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता में मानवीकरण किस प्रकार किया गया है, उल्लेख कीजिए। उत्तर, बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता में प्राकृतिक संसाधनों का मानवीकरण किया गया है, जैसे नदियों का अंधेरे में मुंह छिपाकर रोना, पेड़ों का सपने में चीखना या भयभीत होना और बचाव के लिए हाथ हिलाना, हवा का खून की उल्टियां करना, पत्थरों का चीखना चिल्लाना तथा पृथ्वी का बूढ़ी स्त्री के रूप में मानवीकरण किया गया है। मानवीकरण क्या होता है? जो मानव नहीं है, अर्थात प्रकृति या जड़ वस्तु या निर्जीव, जो मानव नहीं है उनको मानव जैसी क्रियाएं करते हुए दिखाया जाना मानवीकरण होता है। प्रश्न 7, पानी के प्रदूषण के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए कि पानी के प्रदूषित होने के क्या क्या कारण हैं। उत्तर, जल जीवन का आधार है। जल प्रदूषण के निम्न कारण हैं, जैसे नदियों में पशुओं का नहलाना, मलमूत्र विसर्जन करना, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का प्रदूषित जल नदी में प्रवाहित करना। इन कारणों से जल प्रदूषित हो रहा है। प्रश्न 8, जल को प्रदूषित होने से बचाव के उपाय सुझाइए। इसका उत्तर है कि नदियों की सफाई करवानी चाहिए, जल का उचित मात्रा में उपयोग करना एवं अवांछनीय पदार्थों को नदियों में न बहाकर जल को सुरक्षित रखा जा सकता है। प्रश्न 9, बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता का काव्य सौंदर्य प्रस्तुत कीजिए। उत्तर, कविता की भाषा सरल एवं प्रभावी है। चीत्कार, हजारों हजार हाथ, अंधेरे में मुंह ढांप, मौन समाधि जैसे शब्दों का प्रयोग करके प्रकृति की पीड़ा को मार्मिक ढंग से व्यक्त किया गया है। प्रश्न शैली का प्रयोग करके पाठक को सोचने एवं
आत्मचिंतन के लिए प्रेरित किया गया है। मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। प्रश्न 10, बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता के आधार पर बताइए कि आप पर्यावरण पर मंडराते खतरे के लिए किस सीमा तक उत्तरदायी हैं। उत्तर होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाओं के लालच में प्रकृति का अनावश्यक उपयोग करते जा रहे हैं। उदाहरण के लिए नदियों में कपड़े धोना, कारखाने से प्रदूषित पानी एवं अवांछनीय पदार्थ बहाना, पेड़ों को काटना, पहाड़ों को नष्ट करना आदि। इस प्रकार हम आवश्यकता से अधिक उपभोग करके पर्यावरण के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। अब पढ़ते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, बूढ़ी पृथ्वी का दुख के आधार पर बताइए कि पेड़ क्या सपने देखते हैं। इसका उत्तर होगा, कविता के अनुसार पेड़ भी जीवित हैं। वे केवल खड़े रहने वाले जीव नहीं बल्कि अनुभव करने वाले प्राणी हैं जिनके अपने सपने और इच्छाएं हैं। पेड़ निम्नलिखित सपने देखते हैं। हरियाली और स्वतंत्रता का सपना। पेड़ स्वतंत्र रूप से लहराने, हवा में झूमने और हरे भरे रहने के सपने देखते हैं। वे सपना देखते हैं कि पुराने जंगलों में लौट जाएं, जहां वे भीड़, मशीनों और इंसानों के लालच से दूर रहें। प्रश्न 2, बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता के आधार पर पानी के प्रदूषण के मुख्य कारणों का उल्लेख कीजिए। उत्तर लिखेंगे कि कविता के अनुसार पानी के प्रदूषण के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। 1, बड़े बड़े कारखानों का गंदा पानी व कूड़ा नदियों में डाल दिया जाता है। दूसरा, श्रद्धा तथा धर्म के नाम पर लोग नदियों में ऐसी चीज़ें बहाते हैं जिससे नदियां गंदगी से भर जाती हैं। तीसरा, नदियों में जानवरों को नहलाया जाता है। साबुन से मैले कपड़े धोकर जल को गंदा किया जा रहा है। इस प्रकार पानी को प्रदूषित किया जा रहा है। प्रश्न 3, बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता के आधार पर बताइए कि मानव के प्रकृति विरोधी कार्य मनुष्य के लिए अहितकारक क्यों हैं। पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए आप क्या उपाय करेंगे। उत्तर होगा, प्रकृति ने हमें पेड़ पौधे, जलवायु एवं खनिज संपदा आदि वरदान स्वरूप प्रदान किए हैं, लेकिन हम प्रकृति के नियम के विरुद्ध इन संसाधनों का प्रयोग अधिक मात्रा में कर रहे हैं। प्रकृति के साथ ऐसा करना हमारे स्वयं के लिए ही हानिकारक है। जैसे पेड़ काटने से वर्षा कम होती है, जल प्रदूषण के कारण अनेक जानलेवा बीमारियां फैलती हैं, वायु प्रदूषण से कैंसर, टीबी, अस्थमा आदि रोग फैलते हैं। पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए हम निम्न उपाय करेंगे। पौधारोपण करके बंजर हुई धरती को फिर से हरा भरा बना सकते हैं। हवा को प्रदूषित होने से बचाएं, पर्वतों को नष्ट होने से बचाएं, नदियों को स्वच्छ बनाएं और उनमें कूड़ा करकट न डालें। तो आज ही सभी प्रण लें कि हम पर्यावरण को स्वच्छ बनाएंगे।